Hi, this is Imara and this is my show. Pure history. Pure, no filter, no anything, only pure history. आज भी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे देश पे आक्रमण बाहर से लोग पे लोग आते रहते थे और लोगों का कब्ज़ा होता रहता था। तो ऑलरेडी इंडिया में लोगों का शासन था, यानी मुग़लों का शासन था या दिल्ली सल्तनत थी, लेकिन लोग आ रहे थे और भी लोग आ रहे थे बाहर से, और वो लोग भी ट्राई कर रहे थे ताकि इंडिया को वो अपने कब्ज़े में ले सके। सबका सपना रहा इंडिया में आने का। तो सबसे पहले इंडिया में ये दिल्ली सल्तनत और मुग़लों को छोड़ करके अब मैं ज़्यादा यूरोपियन कंट्री पे आती हूँ। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद आए डच, और डच के बाद आए अंग्रेज़, और अंग्रेज़ के बाद आए डेनमार्क, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में आया फ्रांस, यानी फ्रांसीसी लोग। ये सब लोग ट्राई कर रहे थे इंडिया में। उनका मकसद तो देश पे कब्ज़ा करना ही था, पर वो बिज़नेस के बहाने कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी यहाँ के माल को वहाँ ले जाना, बिज़नेस वहाँ से यहाँ लाना, ये सब चीज़ों के तलाश में कि हम बिज़नेस के पर्पज़ से आए हैं। यानी उनके दिमाग में कुछ और था, यानी हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। उसके बाद क्या होता है कि अब मैं आती हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी पे। सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई 1600 ईस्वी में, उस वक्त इंडिया में मुग़ल बादशाह जहांगीर का शासन था। उसने बादशाह से परमिशन मांगा कि भाई मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, यहाँ बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, आप हमें परमिशन दें। तो पहले तो जहांगीर तैयार नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। फिर उसने सोचा ठीक है, अगर कोई यहाँ के प्रोडक्ट को वहाँ ले जाता है और हमारी चीज़ों को फैलाता है, इट्स अ बिज़नेस पर्पज़। तो जहांगीर ने परमिशन दे दिया बाद में। फिर 1600 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक कंपनी खोली सूरत में, गुजरात में, और उन्होंने धीरे धीरे करके कंपनी को फिर आगे बढ़ाया। सूरत के बाद फिर उसने खोला मद्रास में, मद्रास के बाद फिर उसने खोला कलकत्ता में, कोलकाता, उसके बाद फिर बॉम्बे। इस ढंग से उसने धीरे धीरे, और इनके साथ इनके जो कंपटीशन में थे ये सब पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ये सब थे, पर ये ज़्यादा सॉरी थे अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना और ये चीज़ों को लाना, क्या करना है। तो धीरे धीरे ये लोग जो है सबसे पहले मसाले का बिज़नेस किया करते थे। मसाला यानी यहाँ के मसालों को बाहर ले जाना, यहाँ से कॉटन, सिल्क, वुल, और सबसे ज़्यादा मसाले, क्योंकि बाहर के लोगों को पता नहीं था मसालों के बारे में, और ये इंडिया की ही देन है मसाला, स्पाइस। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब ले जाते थे। फिर धीरे धीरे वो जो है, इसी बीच में उन लोगों ने क्या किया कि जो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे या नवाब होते थे या जो भी होते थे, उनको वो नीली नीली आँखों वाली लड़कियाँ और ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़कियाँ, यानी नीली आँखें और ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़कियों को लाने लगे और उन्हें सप्लाई करने लगे। इन लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि इससे पहले तो उन लोगों ने देखा नहीं था कि बिल्कुल नीली आँखें और बिल्कुल ब्लॉन्ड हेयर और इस ढंग की लड़कियाँ। तो ये लोग उन चीज़ों में घुसने लगे और मसाले और बिज़नेस के साथ साथ ये लोग ये लड़कियां को लाने लगे और इसका बिज़नेस करने लगे। फिर धीरे धीरे ये चीज़ों पे, यानी 4 जगहों पे, यानी गुजरात, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, ये सब चीज़ों पे तो ये आ चुके थे। उसके बाद ये अब क्या करना चाहते थे, तो ये अंदरूनी मामलों में धीरे धीरे यहाँ के लोगों में इंटरफेयर करने लगे। इनका इंटरफेरेंस होने लगा कि ये चीज़ों में, वो चीज़ों में, यहाँ के राजाओं को, नवाबों को बहकाना, उनके साथ रहना, उनके साथ जी हुजूरी करना, और इनकी तो आदत है। उसके बाद इस तरीक़े से आगे बढ़ने लगे। मैं कोई भी चीज़ों को बताने से पहले स्टेप बाय स्टेप आती हूँ।
और सब चीज़ों को ब्रीफ में बताती हूँ। ब्रीफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको अगर बताना है तो मैं एक एक टॉपिक को लूँगी तो घंटों जा सकता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के उसे मैं लाती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इंडिया में हुआ पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। इसके अंदर उन लोगों ने अपने को इस्टेब्लिश करना शुरू किया, अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश करना शुरू किया कि हाँ, अब ये सब लोग कमज़ोर हो चुके हैं हर तरीके से, अब हम लोग झगड़ा कर सकते हैं या देश को अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। पर उतना ये कामयाब नहीं हो सके इसके अंदर। फिर इन लोगों ने वापस कोशिश की, यानी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, 1764 के अंदर हुआ। इसके अंदर वो लोग कामयाब हो गए, यानी पलासी के युद्ध में जो दरार पड़ा था वो ख़त्म हो गया और पूरी तरीके से अंग्रेज़ आ गए और उनका कब्ज़ा हो गया बक्सर के युद्ध के बाद। यानी मेन फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग हो गए, यानी कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, जितनी भी जो बड़ी सिटी थी वो इनके कब्ज़े में आ गया और ये सब उनके अंडर में आ गया। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे फिर तो 1857 की क्रांति आपको पता ही है। उसके बाद तो हमारा देश पूरी तरीके से ग़ुलाम हो गया। हमारा देश ग़ुलाम हो गया तो यहाँ के लोग कैसे थे, अकॉर्डिंग टू अंग्रेज़, इंग्लिश यानी ब्रिटिश, कि हम अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, ये सब लोग थे कि भाई इंडियन क्या होते हैं, इंडियन के पास तो दिमाग होता नहीं है, इंडियन तो बस अपने वो रिचुअल्स और चीज़ों और इन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, आप आपस में ही लड़ते हैं और सिर्फ रिलीजन्स फैक्टर के पीछे पड़े रहते हैं। और बहुत हद तक उनकी बातें सही थी। तो धीरे धीरे इन लोगों ने इंडियंस के बारे में ये ऐसी धारणा इन लोगों ने बना ली थी कि इंडियंस जो है ऐसे ही होते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है, इनको तो हमने आके इंसान बनाया, हमने आके इनको सारी चीज़ें सिखाई, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता था। तो वाकई में इंडिया में ऐसी चीज़ें थी, ऐसी कुप्रथाएं चल रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक अलग अलग टॉपिक लेके मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसी कुप्रथाएं बहुत थी जिससे हमारे देश का नाम ख़राब हो रहा था कि इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि सारे इंडियन वैसे थे, सारे इंडियंस नहीं थे, कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें थी। उसके बाद जब 18वीं शताब्दी में आगे जा करके, क्योंकि जितने भी जो लोग बड़े ओहदे पे होते थे ब्रिटिश काल में, वो सब के सब अंग्रेज़ होते थे, सब अंग्रेज़ होते थे। और जितने भी जो छोटे छोटे पोस्ट, गरीबों वाले, पुअर वाले, ये सब पे इंडियंस होते थे, यानी कि एजुकेशन वाले बिल्कुल भी नहीं, यानी सब बड़े पोस्ट पे सब ब्रिटिश होते थे। तो फिर इंडियंस ने डिमांड रखा कि भाई हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं, आप हमें भी मौका दें, हमें भी चीज़ें दें। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं ये दुनिया को दिखाने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि इंडियन के पास दिमाग है कि नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उन लोगों ने 1855 में लंदन में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम रखे और इंडियन को इनवाइट किया कि आप आए, एग्ज़ाम दें और अपने को शो करें कि वाकई में आप हैं, कुछ करना चाह सकते। तो सिर्फ एक इंडियन नहीं, हज़ारों इंडियन ने पार्टिसिपेट किया था ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्या होता है ये सब आप लोगों को पता ही होगा। सिविल सर्विस में 3 चीज़ें होती हैं, एक IAS, IPS एंड IFS, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इन चीज़ों का एग्ज़ाम हुआ लंदन में और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, सब लंदन गए, जाके लंदन में एग्ज़ाम दिया। यानी इंडिया में दुनिया का यानी पहला एग्ज़ाम सिविल सर्विस का ये लंदन में कराया गया, जिसमें सब इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया और ऑफ कोर्स सब ने पास भी किया और अच्छे नंबरों से पास किया। नंबर 1 पोजीशन पे रहे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में। और दूसरे नंबर पे रहे थे R.C. दत्त, जो इन्होंने किताब भी लिखी है
इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने बहुत बड़ी काफ़ी किताबें लिखी हैं इन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया था। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कपूर सिंह और भी बहुत सारे नाम हैं। एंड द 4 पोजीशन पे थे, चौथे रैंक पे थे अपने नेता सुभाष चंद्र बोस, ये चौथे नंबर पे थे। तो इन लोगों ने ये साबित किया कि इंडियन जो है अनकल्चर, अनसिविलाइज, अनएजुकेटेड नहीं है। ये इनको मौका मिले तो ये कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। इन्होंने इतना बड़ा एग्ज़ाम और इतना भारी एग्ज़ाम इन लोगों ने निकाला और अच्छे रैंक से निकाला और इन लोगों ने बड़े बड़े पोस्ट हासिल किए। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी कि जिस ढंग से ये आए इंडिया में, फर्स्ट पुर्तगाली एंड डच एंड ब्रिटिश एंड डेनमार्क एंड द फ्रांसीसी, ये सब आए और इन लोगों ने हमें दबाया। धीरे धीरे सब ने कब्ज़ा किया और हर तरीके से इंडिया को तोड़ने की कोशिश की, पर इंडिया कभी नहीं टूटा। इंडिया हमेशा से खड़ा था और खड़ा ही रहेगा।